नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में हमें डिस्कस करना है। एक तो ये कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर लाइव कॉल सेशन लिया और उन्होंने लाइव कॉल्स अटेंड की, अवाम के सवालों का जवाब दिया और बड़े वो उनका एक बड़े फर्म नज़र आए कि जब एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि ये हमने करप्ट माफिया को नहीं छोड़ना, अकाउंटेबिलिटी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बात ये हुई कि जो लाइव कॉलर्स थे उन्होंने जो जो अपने मसले मसाइल अपने इलाके के, अपने रिहायशी इलाकों के, अपने आसपास के या अपने पर्सनल जो भी चीज़ें थी, रोज़मर्रा की जो मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसका अदराक वज़ीर आज़म साहब ने खुद उसको उनका था भी और उसके उन्होंने उसी तरह से जवाब भी दिया और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जो माफियाज काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने हर सूरत जाना है, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। दूसरी जो बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट अहम न्यूज़ है वो ये कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स, जो हुदैबिया केस है, हुदैबिया पेपर मिल केस वाला शहबाज शरीफ का, जिसको जो सालों पुराना केस है, लेकिन कभी वो मुल्क से चले जाते हैं, कभी उनकी डील्स हो जाती हैं, कभी वह कोई इसहाक डार जैसी शख्सियत वादा माफ गवाह बन जाते हैं और फिर वो कभी कहते हैं कि जी मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया। इन शॉर्ट ये कि हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर ऐलान किया है और इस चीज़ का इजहार किया है कि ये केस दोबारा खोला जाएगा। दूसरी तरफ जो शहबाज साहब की जो बेल हुई थी वो नैब जो है वो दोबारा से उसको चैलेंज करने जा रहा है, जिस पर भी उनकी तैयारी जारी है। तो ज़रा इस पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है। सालों पुराना केस है, कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा और असल में केस है क्या, इन चीज़ों पे बात करेंगे। जो हमारे से स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, राजा आमिर अब्बास, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, लीगल एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी इनका भी अपना एक नैब में वक्त गुजारा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन जर्नलिस्ट अमीर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। राजा अमीर अब्बास साहब, आज आपका दिन है बेसिकली, तो ज़रा सा मुझे बताएं और मुझे समझाएं। मेरे पास डिटेल तो बहुत सारी है कि व्हाट एग्जैक्टली हुदैबिया पेपर मिल केस वॉज, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप अवेयरनेस देगी क्या केस था। देखिए, ये बेसिकली केस वो है जिसको हम लूटिंग एंड प्लंडरिंग एंड देन आपका जो पैसा है उसको आपने पार करना है और उसको लीगलाइज करना है। क्या होता है कि जो किकबैक्स होती हैं, अब किकबैक्स को यू कैनॉट पुट इट इन अ बैंक इन पाकिस्तान कि जनाब ये पैसा मेरा इधर पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, आप हुंडी हवाला के जरिए उसको बैरून मुल्क भेज देते हैं। बैरून मुल्क जब चला जाता है तो आपके इल्म में होगा कि जब ये केस हुदैबिया के चल रहा था, एक काजी फैमिली बड़ी उसका नाम सरफेस करके आया था और वो काजी फैमिली के पास, क्योंकि इसहाक डार का जब ये स्टूडेंट था उस जमाने से रह रहा था, तो समहाउ उसने मैनेज किया उन वो बेचारों जाली के। अकाउंट्स जो उनके जी नाम पे जी, खुलवाए। उनके पासपोर्ट की कॉपीज वगैरह इसके पास थी। तो इसहाक डार जो कि एक्सपर्ट था इस चीज़ों में, उसने आके जाली अकाउंट्स खोले यहाँ पे। वो पैसे वहाँ से आते थे, हुंडी से जाते थे और वापस आते थे और यहाँ पे शो किया जाता था कि जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई दूसरा बंदा, और इस अंदाज में ये जो करप्शन का पैसा था वो इनके ज़ाती अकाउंट्स में आता था, जो कि 2000 की या लेट 90s की बात है और जो सिलसिला अभी तक चल रहा है। इसीलिए इसको दोबारा शुरू किया गया कि ये सिलसिला चलते चलते अब जो रमज़ान शुगर में आपने वो टीवी पे देखा होगा, टीटीस का बहुत चर्चा होता है कि जनाब वो एक पापड़ वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए लैंड कर रहे हैं। वो एक उनके दफ्तर का एम्प्लॉई है जिसके 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, जो कभी बैरून मुल्क नहीं गया, उसको बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए की वहाँ से फंडिंग आ रही है। इसी अंदाज में और इनके लोग हैं और वो अल्टीमेटली क्या होता है, जब इन अफराद के पास आता है तो वो वहाँ से ट्रैवल करके इनकी फैमिली के ज़ाती एग्जैक्टली अकाउंट्स में चला एग्जैक्टली जाता है। ये जो फैमिलीज का है ना, तो बड़े मजे की बात यह है कि जो मिल्स इंतजामिया, जो कि मियाँ मोहम्मद शरीफ, शमीम अख्तर साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, मरियम सफदर, सबिया अब्बास, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज पर मुश्तमिल है। मतलब तमाम के तमाम की तिजोरियां भरपूर और बड़े तरीके से भरी गई हैं। अच्छा, ये तो वो केस था या केस की बुनियाद थी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे बताएं कि आप भी नैब का हिस्सा रहे, ये इन्वेस्टिगेशन होती रही, केस आता रहा, फिर केस चला नहीं और अदालती ट्रायल इसका एक दिन भी नहीं हुआ। इतना बड़ा केस था, इतना बड़ा स्कैम था और फिर डील करके मुल्क से बाहर भी चले गए। ये अर्ली 90s के वाक़या है या मिड 90s आप इसको कह लें। तो अभी तक क्या वजह हुई कि एक कोर्ट ट्रायल भी नहीं हुआ, किसी ने इस केस को टेकअप ही नहीं किया।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। यही तो ट्रेजेडी है हमारे सिस्टम में, खासकर हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी, और फिर अब तो मैं अदलिया के लफ्ज के बीच में इस्तेमाल कर लूंगा, जो हालिया वाकयात हुए हैं, जो हम देख रहे हैं पैटर्न और ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। देखिए, हुआ ये था कि इन्होंने नैब में जो एक इंटरिम रेफरेंस दायर किया था 2000 में, आपको मालूम है कि इट वाज बेस्ड ऑन इसहाक डार साहब की एक कोई बड़ी मशहूर हैंड रिटन, शायद मैंने देखी भी थी, मुझे याद नहीं है, हैंड रिटन स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, जिसको उन्होंने पूरा कंफेशनल स्टेटमेंट की थी एज अ वादा माफ हुआ, और उनको फिर माफ कर दिया गया था, जिसमें उसने सारा बताया था कैसे हमने ये पैसे की लॉन्ड्रिंग की, कैसा पैसे बाहर भेजा, ये बैंक अकाउंट, काजी फैमिली, ये तमाम चीजें जो है ना उन्होंने एडमिट कर ली। हुआ ये था कि उसके बाद शरीफ फैमिली जो है वो तो जनरल मुशर्रफ से डील करके सऊदी अरेबिया चले गई, तो ये केस ऑन होल्ड चला गया, और जिसकी वजह से मामला लटक गया 2007-8 तक, जब तक ये एनआरओ नहीं आया और फिर ये शरीफ फैमिली वापस आ गई। तो हुआ ये कि अब इसहाक डार साहब जब वापस आए तो वो बिल्कुल मुकर गए, केस को रिवाइव करने की कोशिश की, नैब में फौज का असर जो है वो सारी चीजें खत्म हो गई थी, जनरल मुशर्रफ वॉज गोइंग। तो उसमें क्या हुआ कि इसहाक डार साहब ने कह दिया, जनाब ये तो मेरे से अंडर प्रेशर, ये फोर्स करके मेरे से बयान दिया गया था। तो कट एंड शॉर्ट, जब और इससे इस केस के ट्रायल, इस केस की हेयरिंग तो हुई नहीं है जिस तरह के एहतसाब अदालत में होती है। 2013 में जब नवाज शरीफ पावर में आते हैं इन सेंटर, तो वो जनाब अपनी मूव करते हैं पिटीशन टू लाहौर हाई कोर्ट, और वहां पे ये रेफरेंस जो है ये क्वॉश हो जाता है। उस वक्त आपको पता है चेयरमैन नैब कौन थे? चेयरमैन नैब उनके अपने घर के आदमी कमरुज़्ज़मान साहब थे, और रेफरेंस क्वॉश होता है। नैब इज सपोज्ड टू गो इन अपील, लेकिन नैब 3 साल अपील में भी नहीं गई। फिर जब देखें, ये आप हैट्स ऑफ टू दी पनामा कमीशन, उन्होंने जस्टिस खोसा साहब ने जब अपनी वर्डिक्ट में, हिस्टोरिक तारीखी वर्डिक्ट में कहा और बड़ा क्रिटिसाइज किया हुदैबिया के केस को कि जनाब ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, फिर नैब थोड़ा उनमें कुछ शर्म आई। उस वक्त उनके पुराने चेयरमैन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उन्होंने दोबारा गए अपना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पहले कितने साल सोए हुए थे, काजी फायद ईसर साहब भी इस में थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बहरहाल इसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर वो रिव्यू में गए नैब, और मेरा ख्याल है दैट वाज हाफ हार्टेड या जो भी आपके। अच्छा, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुख्तसरन आपसे जान लूं, उसके बाद मैं जरा अमीर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी। आपने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईजा साहब थे, उन्होंने वापस को रिजेक्ट कर दिया कि पहले आप सोए थे और ये केस भी नहीं चला, उसकी वजह क्या बयान की, क्यों नहीं सुना जाएगा? उन्होंने यही कहा कि ये एक तो इसहाक डार साहब की जो कंफेशनल स्टेटमेंट है वो तो उससे वो मुकर गए हैं, तो अब आपके पास क्या एविडेंस है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस वक्त नैब ने जो प्रोसिक्यूटर, जो सीनियर प्रोसिक्यूटर जनरल और ये सारे लोग थे, कमरुज़्ज़मान साहब चेयरमैन नैब, ये इन्होंने इस चीज को आगे चलाया नहीं। इट वाज ऑल बाय डिजाइन, ये सब मिले हुए थे आपस में, ठीक है? तो उसकी वजह से ब्रिगेडियर साहब वापस आती हूँ, ब्रिगेडियर साहब वापस आते हैं। अमीर अब्बास साहब, आपने राजा अमीर अब्बास साहब को भी सुन लिया, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुन लिया, केस क्या था वो भी, केस चला क्यों नहीं वो भी, कितनी जान है अब इस केस में? सालों पुराना केस है, हुकूमत ने तय किया है कि जी इसको भी अब दोबारा खोला जाएगा, आपको लगता है कि अब कुछ हो पाएगा फाइनली? बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, ब्रिगेडियर साहब और राजा साहब बहुत लिहाज करके और बड़े एथिक्स के साथ बात कर रहे हैं। मैं तो माजरत के साथ इस तरह बात नहीं करूंगा। इसके अंदर जो बड़ा मुजरिम है वो है कमर चौधरी। ऐसे लोग जब आप इदारों में लाके बिठाते हैं जो हुक्मरानों के दुम छल्ले बनते हैं, जिनकी लॉयल्टीज रियासत के साथ नहीं सियासी हुक्मरानों के साथ होती है, पॉलिटिकल बॉसेस के साथ होती हैं, जिनको पॉलिटिकल पोस्टिंग्स इसलिए दी जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स इसलिए दी जाती है कि तुम हमें एक होटल दोगे, तुम हमारी फाइलों को जाया करोगे, रिकॉर्ड जाया करोगे, हम तुम्हें 60 साल सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद 4 साल के लिए चेयरमैन नाम लगा देंगे। जिस वक्त ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जस्टिस आसिफ खोसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो उस वक्त बुलाया गया कमर चौधरी को, क्योंकि जेआईटी ने रिकमेंड किया था, पनामा जेआईटी ने, कि इस केस के अंदर हमें अपील करनी चाहिए। यह केस जो कि उस वक्त अपील नहीं की थी नैब ने मुखमुगा की वजह से, तो जब बुलाया गया चेयरमैन नैब को, तो चेयरमैन नैब से जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने सवाल किया कि क्या आप अब भी अपील नहीं करेंगे हुदैबिया केस के खिलाफ? तो इस शख्स ने कहा कि मैं आज भी अपने मौकिफ पर कायम हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो शख्स, उसको ओहदा इसलिए दिया गया था चेयरमैन नैब का कि वो जमीन फरोशी करेगा। अच्छा, वो शरीफ खानदान को और ओके पीपल्स पार्टी ओके, को ये बचाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मैं इसको जरा इसकी जरा डिटेल में भी चली जाऊं, और राजा अमीर अब्बास साहब भी इसका भरपूर ज्यादा बेहतर जवाब दे देंगे। हम उनको तो आज याद कर रहे हैं जो जिन्होंने उनको उनके साथ डील की, लेकिन जो डील करके गए और फिर वो झूठ बोलते रहे कि हमने कोई डील नहीं की। फिर जब इधर उधर से बातें हुई, उन्होंने कहा जी हमने 5 साल का मुआहिदा किया। सऊदी सफीर ने यहाँ पे आके वो मुआहिदा लहराया, तो फिर उन्हें बताया कि वो 10 साल का मुआहिदा था, लेकिन आज भी वो पूरी कैंपेन चलाने को तैयार हैं और उनको हीरो बना के सरों पे बिठाने को तैयार हैं कि जी वो दूध के धुले हैं, बड़े शफाफ हैं और उनके वोट को इज्जत दो। राजा अमीर अब्बास साहब अगर इस पे आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहनुम है, तो वन साइडेड ये ताली एक हाथ से नहीं बजती। बट अगेन ये जो अमीर अब्बास साहब बता रहे हैं कि नैब चेयरमैन ने कहा कि जी हम इसके उस पर नहीं जाते, हम इस पे अपील नहीं करते, क्या वजह थी? देखिए, इसकी वजह तो फिर जब नैब के चेयरमैन ने ये बात की, और इसकी वजह फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि आज हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है, और उसकी वजह यही थी कि वो अकाउंटेबिलिटी करने के बजाय फैसिलिटेशन के लिए अपॉइंटमेंट होती है। उसकी वजह उसी जजमेंट में लिख दी गई थी कि जनाब अनफॉर्चुनेटली ये JITs बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये नैब के अदारे का काम है कि इन्वेस्टिगेशंस करे। लेकिन क्या हो रहा है इस मुल्क में कि जितने भी ये अदारे हैं उन्होंने 5-6 अदारों का नाम लिया, जिसमें नैब, FIA, SCCP, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, और कहा उन्होंने कि इनके जो हेड्स लगाए जाते हैं वो हुकूमत या हुक्मरान अपने क्रोनीज को लगा देते हैं, और जब क्रोनीज को लगाया जाता है तो फिर वो एहतसाब करने नहीं आते, वो उनको फैसिलिटेट करने आते हैं। तो एनी हाउ जब ये लग गया और उसके बाद रिव्यू जब आ गया, तो रिव्यू में इसको एक चीज़ जो समझने की है कि ये एक क्रिमिनल केस है, इसमें एक जुर्म हुआ है। अब नादिया, जुर्म भले से 1950 में अगर कोई कत्ल हुआ है तो वो टाइम बार्ड नहीं होता, अगर शवाहिद आ जाते हैं, अगर शवाहिद मौजूद हैं। समहाउ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, तो अब क्या हुआ, जो मैंने पहले अपनी बात की थी उस मनी लॉन्ड्रिंग की कंटिन्यूटी क्या है कि अब जब ये रमज़ान शुगर का और दीगर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो आपको ये पापड़ वाले फिर नज़र आए, आपको ये दूसरे फिर नज़र आए, आपको नज़र आया कि फिर करोड़ों रुपए की जो पैसे हैं वो लंदन से आ रहे हैं। वो अफराद जिन्होंने कभी मुल्क से बाहर, क्या डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए, उनके बिजनेस एसोसिएट्स बने हुए वहाँ, तो उसको जब जाना और परखा गया तो कुछ ऐसे फैक्ट्स सरफेस करके आए हैं गालिबन कि जो कि कनेक्ट कर रहे हैं कि जनाब ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं, ये सिलसिला काजी फैमिली तक जा रहा है और ये 90s तक ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब चूंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, अब चूंकि ये पैसे का जवाब देना है इन्होंने, तो इसलिए अब इसकी री इन्वेस्टिगेशन जो के कानून के मुताबिक कोई उसमें पाबंदी नहीं है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में किसी किस्म की आपको रोका नहीं जा सकता कि अगर नए शवाहिद आ जाते हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखिए कि 1919 लेट 90s में जब ये ऑफेंस हुआ और 2000 में जब रेफरेंस बना, तो उस वक्त हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आता है 2007 और फिर 2010 में। तो उस वक्त सिर्फ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का इनके ऊपर केस बना था। क्या बताइए ये पैसा कहाँ से आया और क्यों आया? 2010 के बाद और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें लिखी भी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की बात क्यों कर रहे हो, ये तो कानून ही नहीं था। अब चूंकि कानून भी 2007 और 10 के बाद आ गया है, तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्ट्रेट अवे एक क्लासिक केस है कि जिसमें अरबों रुपए। और वजह क्या है, अब आप वो देखें ना, सलमान क्यों भागा हुआ है, हमजा, और उसके बाद इनके जो दामाद हैं वो क्यों भागे हुए हैं, उसके बाद उसके दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब खुद जो कि एक कॉन्विक्ट हैं वो क्यों भागे हुए हैं, इसहाक डार क्यों नहीं आ रहा। इसहाक डार के खिलाफ क्या था, यही केसेस थे। और अब अचानक जब ये बात सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया के केसेस हैं, तो आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी अचानक से उनको बेल और लेते हैं और वो मुल्क से वापस जाना चाहते हैं,
क्योंकि गालिबन उन्हें समझ आ बेल गई बाद में लेते हैं, टिकट पहले लेते हैं। उन्हें गालिबन ये समझ आ गई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस इतना सख्त है कि अगर इसमें मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं और बैरून मुल्क फरार नहीं होता, नहीं जाता, तो फिर बहुत सी दुश्वारियां और बहुत से सवाल जवाब मुझे इससे पूछे जाएंगे। अच्छा, तो क्या मैं ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास इसी की कंटिन्यूटी में आती हूँ कि क्या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो बना, तो जाहिर सी बात है 2007 में जब कानून बना, फिर 2010 में बना, तो शहबाज शरीफ को भी इसका इदराक हो गया था, और आपको लगता है कि अब अगर वो जाते तो क्या वो आसानी से वापस नहीं आते? और इसके साथ पूछना ये भी है कि वो जो वॉल्यूम 55 जो अभी हाल ही में शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अब हमारे पास इतने एविडेंस हैं, तो इतने एविडेंस हैं, इतने सफिशिएंट एविडेंस हैं कि जिनको पेश किया जाए अदालतों में तो उस केस का फैसला होने या कल्प्रिट्स को सजा दिलाने के लिए काफी होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये केस शायद अब नैब को ना दिया जाए, पहले एफआईए करेंगे एब इनिशियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये केस दोबारा खोला जाएगा, प्रॉपर इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, इन सब लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। जितनी बीच में एक तो जीआईटी आई है, खासकर पनामा की जीआईटी है, वो उसमें जो बहुत सारा एविडेंस इनको मिला है, और ये बात सही है कि ये जितनी ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग के अभी केसेस चल रहे हैं, मेगा केसेस शरीफ फैमिली के खिलाफ, इसमें जो तसलसल आ रहा है, इसमें जो लिंक्स बन रहे हैं, इसमें जो एक पैटर्न बन रहा है, अब खुल के सामने आया है, वो एक्चुअली जिसको कहते हैं ना, हुदैबिया को हमेशा कहा जाता था इट इज द मदर ऑफ ऑल केसेस, क्योंकि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जो है शुरू हुआ, और लिंक्स उससे बनते हैं। वो वही टेक्निक जो उसमें इस्तेमाल की गई थी हुदैबिया में, वही अब पिछले हम देख रहे हैं जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एफआईए भी इस केस को एब इनिशियो करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। मौजूदा डीजी एफआईए जो है अपना वाजिद साहब, ये पनामा की जीआईटी के भी आपको पता हेड थे, तो मेरा ख्याल है इनसे बेहतर तो उस लिहाज से और कोई शख्सियत नहीं हो सकता, और जो उनके बारे में उनकी जो रेपुटेशन है, अगर इनके पास और अच्छा एविडेंस आ गया है तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब के दौर में जो 4 साल वो चेयरमैन नैब थे, मैंने पहले कई मरतबा कहा, फिर अब मैंने कहना छोड़ दिया, उनको भी पकड़ना चाहिए। और केसेस में जहां पे उन्होंने दानिस्ता तौर पे ये मैं कहता हूँ मेलाफाइड जिसको कहते हैं ना, बदनीयती से जो केसेस क्लोज किए गए थे शरीफ फैमिली के और कुछ पीपल्स पार्टी के वाले केसेस, अगर आप रिकॉर्ड देखें अभी भी आपको नेट बहुत मिल जाएगा। और जिस तरह कुछ पीपल्स पार्टी के केसेस हैं, वो भी अपने जरदारी साहब के केसेस हैं, वो भी खत्म हुए, जो चल रहे थे वहां पे, वो तो प्रेसिडेंट थे। तो ये बड़ा मुकमुका का दौर था बिटवीन द पीपल्स पार्टी एंड द पीएमएलएन। ये कमरुज़्ज़मान साहब आए इसी काम के लिए थे उस जमाने में। नैब में या पिछले 3-4 साल आप कौन सी एयर की बात कर रहे हैं? आप कौन से एयर की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल खुशी शाह साहब का कोई मुझे आज भी याद है, इनका केस था, वो नैब ने बंद किया, तो उसको या कहा कि चलेगा, या सो मेनी केसेस, चले जुबानी याद नहीं है। तो आप ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें भी कहते थे कि इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद हो रही है। भाई ये देखें ये हो क्या रहा है जो पुराने केसेस थे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये तो सर दूसरी से वापस सर दूसरी पे बाद में आती हूँ, ब्रिगेडियर साहब जरा रुकिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दूसरे पे बाद में आती हूँ। अमीर अब्बास साहब अभी राजा अमीर अब्बास साहब ये बोल रहे थे कि जो शहबाज शरीफ हैं साहब हैं, उनको जो बेल हुई और उनको ये लगा कि जी अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अगर सामने आ जाते हैं, जो हुदैबिया पेपर मिल का खासतौर पे केस है जिस तरह से मदर ऑफ ऑल केसेस उसको कहा भी जाता रहा है, तो फिर शायद उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने बड़ा 5 कहा यह जा रहा है कि 5 मई को उन्होंने टिकट ले ली, 7 मई को उनकी बेल हुई, उससे पहले उन्होंने वहां पे किसी से अपॉइंटमेंट भी ले लिया था, उनके कोई मेडिकल इश्यूज थे, तो ये क्या मुस्तकिल जाने की तैयारी थी या वापस आ जाते हैं, या जिस तरह से भाई से गारंटी ली थी तो वापस आना मुश्किल था इनका? 2-3 चीजें बड़ी दिलचस्प और अहम है, मैं चाहूंगा अगर आप इजाजत दें और आपके देखने वालों तक पहुंचे। एक तो ये कि ये केस किसने शुरू किया था। ये केस शुरू किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में, और इसको इन्वेस्टिगेट किसने किया था? डायरेक्टर एफआईए उस जमाने के, उनका नाम है सेनेटर रहमान मलिक। 96-97 बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस पे, रायवन टू इल्फर्ड या रायवन टू पार्कलेन के नाम से। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये सारा एविडेंस जिस काजी फैमिली का जिक्र कर रहे हैं राजा साहब, और उससे पहले मामला शुरू हुआ था, जावेद कियानी एक शख्स था जो अमेरिका में रहता था, नवाज शरीफ साहब का दोस्त था,
उसके जरिए से यहाँ पे अकाउंट्स खुलवाए गए, $300 मिलियन के पैसे रखवाए गए यहाँ पे, और यहां से बेसिकली ये काम शुरू हुआ था। और रहमान मलिक साहब यानी खुद पीपल्स पार्टी के दौर में केस शुरू हुआ और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बाद में खामोश हो गई। जिस वक्त इसहाक डार साहब ने 25 अप्रैल सन 2000 को, मुझे तारीख याद है, जब इसहाक डार साहब ने 164 के तहत अपना बयान दिया था मैजिस्ट्रेट के सामने, मैं वो बयान आपको, उसका पहला 45 सफात का ये बयान है, 45 पेजेस, इसमें पूरा मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल लिखा है इसहाक डार ने कि मैं किस किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा शरीफ खानदान के लिए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है नादिया साहिबा कि जब पाकिस्तान के रियासी इदारों ने तहकीकात की, FIA, नैब वगैरह ने इस पूरे स्कैंडल की, तो वो तहकीकात में जो फाइंडिंग्स थी वो वही फाइंडिंग्स थी जो फाइंडिंग्स इसहाक डार ने अपने 164 के बयान में लिखी थी। एतराफी बयान तीसरी चीज ये कि मियां सिराज साहब कजन है नवाज शरीफ साहब के, पता नहीं हयात है या नहीं। मियां सिराज साहब ने 1994 में खत लिखा था, उस खत में भी उन्होंने ये सारा जो स्कैंडल था इसके बारे में, तो 3 गवाहियां तो ये आ गई। मैं जरा आपके सामने जो पहला पेज है इसहाक डार साहब के एफिडेविट का या उनके 164 के बयान का, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपके देखने वालों को पता चल जाए। मियां इसहाक डार वल्द मियां चनन दीन डार, यहां से ये शुरू होता है। पहला सवाल जज साहब करते हैं इनसे, मैजिस्ट्रेट आप कोई भी बयान देने के पाबंद नहीं है, क्या आपको इल्म है? यानी आप अभी भी बता सकते हैं कि आपसे अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट नहीं ली जा रही है, आप अपनी रजा से स्टेटमेंट दे रही है। पहला सवाल है जज साहब का। उस पर इसहाक डार साहब वल्द मियां चनन दीन डार का जवाब देते हैं, जी हां मुझे इल्म है कि मैं कोई भी बयान देने का पाबंद नहीं हूं, यानी मैं जो भी बयान दूंगा मैं अपनी रजा से दूंगा। अगला सवाल जज साहब कर रहे हैं, क्या आपके इल्म में है कि यह बयान आपके खिलाफ बतौर शहादत और सबूत भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यह होशो हवास में विदाउट सेंसेस हो रहा है, यह कोई अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट नहीं थी। उसका जवाब इसहाक डार देते हैं, जी हां मुझे इल्म है कि यह बयान मेरे खिलाफ बतौर सबूत शवाहिद भी इस्तेमाल हो सकता है। और यही बयान फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जिसमें 2007 में जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए तो इसहाक डार मुकर गए कि मेरे से यह बयान अंडर ड्यूरेस लिया गया था। अगर अंडर ड्यूरेस भी था तो कानून, ये राजा साहब कानून के एक्सपर्ट बैठे हुए, जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हैं तो आपको वहां पे कहना चाहिए कि मुझसे अंडर ड्यूरेस बयान लिया जा रहा है। ठीक है, मैं कोई मैं वादा मुआफ गवाह नहीं बन रहा हूं, मुझे तो मार के लेकर आए हैं, मेरी तो फैक्ट्री लगा के लेकर आए हैं। ठीक है, आपने ठीक बयान है। दे दिया, 7 साल के बाद आप क्या मुकर गए अंडर ड्यूरेस? इसका तो कल को कोई भी बंदा कह सकता है 10 साल के बाद 164 के बयान से मुकर जाए कि मुझसे अंडर ड्यूरेस लिया गया था। तो दिस वाज ऑल नॉनसेंस। केस में बिल्कुल जान मौजूद है, लेकिन ये केस 3 साल के बाद हुकूमत खोल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये केस तो आपके साथ खुलना चाहिए था और कमर जमान चौधरी के का सबसे पहले केस खोले। जब तक असल केस खोलने चाहिए नादिया साहब इन लोगों के, जो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनको माफिया देते हैं, इनके केस दायर करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो आज का जिसका हम हवाला भी यहाँ पे दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन से पिछले जो कह रहे हैं कि करप्ट माफियाज को नहीं छोड़ना या उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, वो सारा इसी कॉन्टेक्स्ट में। आमिर अब्बास साहब मुझे एक बात समझाएं ज़रा, ये जो इसहाक डार का भी पूरा इन्होंने भी पढ़ के भी सुनाया और एवरीबडी नोज, जो हमें BBC ने इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी इसहाक डार के एतराफ़ी बयान पे और सारा कुछ जो काजी फैमिली का भी उसमें जिक्र था। इसहाक डार साहब एतराफ़ी बयान देने पर मजबूर हुए क्यों थे और बाद में फिर उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? देखिए, मजबूर नहीं हुए, I mean, खुद से तो हुए होंगे ना कि हाँ जी मैं दे दूं, मतलब कन्विंस क्यों हुए? चलिए मैं मजबूर नहीं किया। एक डील होती है, नैब के कानून में एक सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, अगर आप इसमें हमें मज़ीद तफसीलात देंगे, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम में सारी तफसीलात इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास नहीं होती, तो अगर आप हमें कुछ ऐसी तफसीलात देंगे जो कि सिर्फ आपके इल्म में है या जिसका रिकॉर्ड आपके पास है, तो हम आपको उसके बदले में क्या देंगे? हम उसके बदले में आपके खिलाफ केस नहीं चलाएंगे, उसके बदले में आपके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, आपको हम माफ कर देंगे। ये वो लालच था जो इसहाक डार को, वादा माफ गवाह, जी एक वादा माफ गवाह होता है, ये लालच इंसेंटिव था, एक डील होती है बिटवीन चेयरमैन एंड इसहाक डार
कि जनाब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब आप ये अपनी मर्जी और रजा से करते हैं, क्योंकि इसमें आपका फायदा होता है, फिर जब ये हो जाता है तो इसको एज ए एक्यूज्ड उस रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया, बल्कि एज ए गवाह उस रेफरेंस ओके, में हुदैबिया ओके, वाले में ओके। शामिल किया तो गया। फिर इसहाक डार सुनिएगा, साहब, हाँ, फिर जब 2007 में कानून ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स, ये लिखा जाता है कि अगर बाद में तुम इससे मुनकिर हो गए और तुमने कहा कि जनाब ये मैंने बयान नहीं दिया था, तो फिर वो भी मुल्जिमान की फहरिस्त में आ जाता है और वो भी मियाँ फैमिली के साथ एक शरीक को एक्यूज्ड मुल्जिम बन जाता है। तो इसहाक डार जब इससे हटा तो वो खुद मुल्जिम बन गया। अब यही वो वजूहत थी कि वो बैरून मुल्क भी भागा हुआ और फिर और भी बहुत से रीज़न हैं। तो इसहाक डार ने जो इनको इनिशियली डिच किया था कि जनाब ये चूंकि उनके अकाउंटेंट थे, उनके मुंशी थे, तो इनके पास वो तमाम तफसीलात थी और ये खुद उनके फैमिलीज के वो डॉक्यूमेंट्स लाते थे। अब जो कानून में दो बातें बड़ी की जाती हैं कि जी नोबडी कैन ट्राई ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही जुर्म के लिए आप दो दफा आपका ट्रायल नहीं हो सकता। बट द वर्ड जो यूज हुआ है कानून में ट्रायल, इस केस में तो ट्रायल हुआ ही नहीं। ट्रायल किसको कहते हैं? ट्रायल इस चीज को नहीं कहते कि हाई कोर्ट में दरखास्त लगा के खत्म करा लें। ट्रायल कहते हैं कि गवाहान आते हैं, गवाहान अपने बयानात देते हैं, फिर उन बयानात पे जरा होती है, फिर उन बयानात की रोशनी में जज और अदालत एक फैसला देती है। ये तमाम प्रोसेस इस केस में कथन नहीं हुआ ही हुआ, नहीं। या फिर दूसरी तो पार्टी जो है वो इसीलिए एविडेंसेस दे। हम नहीं कह ठीक है। सकते कि जनाब ये केस जो सा है डबल जेपर्डी का, या जो कि आइन में लिखा है कि किसी शख्स को एक जुर्म की दो दफा सजा नहीं दी जा सकती, तो ये उसके जुमरे में नहीं आता है। ठीक है। इट डिमांड्स अ फ्री एंड अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एंड अ ट्रायल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। वो ये कि जो बेसिकली तो बताया ये गया है कि 1242 मिलियन रुपए का फ्रॉड है, ये उस वक्त की मनी लॉन्ड्रिंग। और आप ये सोचें कि ये मिड 90s की बात अगर हो रही है और लेट 90s मिड 90s, तो उस वक्त ये इतनी एक रकम बड़ा मैटर करती थी। तो और उसके साथ साथ मुझे बताएंगे जो फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ये किकबैक्स ही हुई हैं, कमीशन वसूल हुए हैं, और या मजीद क्या क्या फ्रॉड इसमें शामिल थे? देखिए 1.2 बिलियन रुपीस का ये हुदैबिया पेपर मिल को इसलिए इस्तेमाल किया गया था उसके प्लेटफॉर्म को। जारी बात है, दिस इज ऑल ब्लैक मनी, इल गॉटन मनी। ये ऐसा पैसा नहीं है जो कि आपको नजर आएगा जब जाहिर है, लेकिन मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये सोर्स क्या था इस पैसे को हासिल करने का? फ्रॉड था, किकबैक थी, कमीशन से गबन था, क्या था? है ना, देखिए ना 90s में आपको पता है कि पंजाब में देवन पावर, वो पहले भी दो दफा पावर में यहाँ पे थे, सेंटर में भी शरीफ फैमिली। तो जाहिर बात है जो बड़े बड़े ठेके हुए, किक टैक्स हुए, कोई मोटरवे की डील की बात कर रहा है, कोई और बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो इन्होंने जो कुछ पैसा लिया वो ऑब्वियसली वो उसको हवाला हुंडी के जरिए, वो ब्लैक मनी था, उसको बाहर निकाला। और 1992 का इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो कानून ये लेके आए थे, वो देखिए वो बेसिकली बदनीयती भी था कि जो इन्होंने सारा 90s में जितना पैसा अर्न किया, तो जस्ट मैं तो कहता हूँ तो वही शुरुआत थी, तो वो उसको लीगलाइज करने की इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के तहत जो पैसा बाहर से आता है वो उसको नॉट बी चैलेंज और क्वेश्चन। तो ये लाजा इन्होंने अपने बनाए हुए कानून को इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, तो ये तो बदनीयती किस्म थी। लेकिन मैं जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पहले सवाल का, नैब ने अब बिल्कुल देखें, शहबाज शरीफ अगर को मालूम था कि क्या हो रहा है, ये बड़ा खौफनाक केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला। हर पाकिस्तानी शहरी को, मैं एक लाइट टोन में कह रहा हूँ, को पता लग गया तमाम चेक नंबर्स का, जहाँ पे ये सारा पैसा जो है ना अरबों खरबों का बाहर गया और फिर वापस आया इन लोगों के अकाउंट्स में। तो शहबाज शरीफ जो है वो जो बाहर जा रहे थे, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो मुल्क से निकल जाते तो शायद वापस ना आते, ताकि मामला को डिले किया जाए। अब नया जारी बात है सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है अपना वो लॉर्ड हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ, और अब उनको ECL पे जो है वो भी डाला जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज अब ये है मेरी नजर में कि क्या ये केस अगर FIA करता है, दोबारा रीस्टार्ट करता है, एविडेंस तो उनके पास बहुत है, एडिशनल एविडेंस भी है, लेकिन क्या नवाज शरीफ मुझसे बाहर है? इसमें भाई द वे मरियम नवाज है, शी इज आल्सो इंक्लूडेड।
ये पूरे मामला के साथ बाहर है, उन्होंने तो आना नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक वो नहीं आएंगे तो FIA इन्वेस्टिगेशन तो कर लेगी और कुछ रेफरेंस भी शायद तैयार कर ले, लेकिन क्या केस आगे चल सकेगा उनकी एब्सेंस पे? तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल रीओपन तो होना चाहिए, ये हकायक सामने आने चाहिए। अब मैंने खुद काजी फैमिली से बात की थी जी, ये 2 साल पहले की बात है। आई गिव देम अ कॉल इन लंदन, ये किसी उनका नंबर मिल गया था, उन्होंने मुझे सारा बताया कि कैसे जनाब हमारे पासपोर्ट और ये तमाम चीजें, शनाख्ती कार्ड, हिसाबदार में जाली तौर पर हमारी नॉलेज के बगैर हमें पता ही नहीं था, और हमें मालूम हुआ कि हमारे केस अकाउंट्स में ये अरबों खरबों की मूवमेंट चल रही है। तो हमने जब किया तो फिर वी कुड नॉट डू एनीथिंग। तो ये दे वर रेडी टू कम। काजी फैमिली ने मुझे कहा कि हमें आप बुलाए, अदलिया बुलाए, हम हाजिर हैं कि हम पाकिस्तान में आके जो है गवाही देंगे। तो FIA को चाहिए उनको भी बुलाए, इनको बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, दायरेकार, और फिर डेफिनेटली होगा जब उनका पूरे केस में उनका नाम है और काजी फैमिली। तो मैं जरा अमीर अब्बास आपके पास जाती हूँ। अमीर अब्बास साहब, इसका जरा मुझे एक थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल जो एंगल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिंस शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई तो फिर होने लगा कि जी जो एक उनका जो मुफाहमती जो उनका बयानिया है, जो एवरीबडी नोज के दो नैरेटिव यहाँ पे चल रहे हैं PMLN के, विद इन द PMLN, और फिर जब मरियम खामोश होती है तो वो एम्पावर करता है या वो थोड़ा सा हो जाता है, तो और उसमें पीपल्स पार्टी भी बड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब अगर ये केस भी सामने आ जाता है, मुल्क से बाहर जाने की उनको इजाजत नहीं मिलती, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, केस मदर ऑफ ऑल केसेस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? बजाहिर तो पीपल्स पार्टी के साथ भी एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा है, फेडरल यहाँ की पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स। देखिए, अगर ये केस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी होती है, अभी तो खैर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम ये करेंगे, आई डोंट नो कि ये अगले हफ्ते होगा, महीने के बाद होगा, कब होगा, फॉर्मली कब इसके ऊपर तहकीकात होती है, FIA कोई JRT बनती है जिसमें 4-5 इदारे होंगे, सिर्फ NAB करेगा, FIA करेगा, तो अभी इसके TORs और ये चीजें फाइनल होना या सामने आना बाकी है। अगर ये केस शुरू हो भी जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन, इवन देन मैं समझता हूं कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान को बेल देती रही है पहले बीमारी के इलाज के हवाले से, और अभी भी जो शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैकलिस्ट से निकाला गया है वो इसी वजह से निकाला गया कि वो अपना इलाज बाहर से करवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये केस खुल भी जाएगा तो भी शहबाज शरीफ साहब वापस जा सकते हैं। अगर उनका नाम हुकूमती सील में डालती है तो वो जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो चूंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी वो स्टैब्लिश कर चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि मैं पहले भी गया था इलाज करवाने के लिए और मैं वापस आ गया था मार्च 2020 में, लिहाजा मेरे क्रेडेंशियल्स ही कहते हैं कि मैं चीट करने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे आप भेजेंगे मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। तो वो जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उनको बीमारी के वजह से, क्योंकि वो कहते हैं मैं 15 साल से कैंसर का मरीज हूं और मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ बर्तानिया में हो सकता है, हालांकि सारी जो पाकिस्तानी कौम है वो अपना इलाज पाकिस्तान से करवाती है, कैंसर के मरीज यहाँ से करवा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे सामने, मैं एग्जैक्टली 2020 में उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया, सर के बाल झड़ गए, इतनी आयरन लेडी है, मजबूत आसाब के मालिक है, हेल्थ मिनिस्टर है, बाहर जाके दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना इलाज करा सकती थी, मिनिस्टर है और कोई उसको रोक नहीं सकता था, कोई स्कैंडल नहीं है। लेकिन उस मजबूत आसाब की औरत, मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर साहबा को, वो कोविड के ऊपर फाइट कर रही है, इतने बड़े सूबे की मिनिस्ट्री चला रही है, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ करवाया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा इलाज तो ट्रीटमेंट ना सिर्फ करवाया और वो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है। मैं कहती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ हकीकतन मैं भी उन आयरन लेडी को, किस तरह से वो उन्होंने अपना काम, अब वो अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं, वो एक जिसको कह रहे हैं फ्रंट फुट पे, वो कोविड वॉर को भी वहाँ पे भी उनकी बैटलिंग है। मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और फिर वही वाली बात है कि उनको कौन रोक सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो इलाज पाकिस्तान में होते ही नहीं। वो मरियम नवाज भी कही थी कि मेरी भी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होनी है, वो भी बाहर होनी है। तो मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो एक ऐसी एक एग्जाम्पल उन्होंने एक सेट की है कि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों को सोच के भी शर्म आनी चाहिए कि वो इलाज भी करा रही हैं और काम भी कर रही हैं। एक चीज़ और, जिन चीज़ों का जिक्र दें कि जी मेरी एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, शहबाज शरीफ साहब है, पहले भी गया था, मैं वापस आ गया, लेकिन वो जो दूसरी क्रेडिबिलिटी जो स्टेक पर है, जो उन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गारंटियर बन के अपने बड़े भाई को भेजा था कि ये भी आ जाएंगे, वो कोई उनसे सवाल पूछने वाला है, कोई सवाल करने वाला है?
नादिया, आपने कहा इलाज कराने के लिए बाहर जाना होता है इन्हें। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ इससे पहले भी लंदन गए थे और इलाज के लिए, और आपको याद होगा वो रोडों पे भागते हुए आपको नज़र आते थे। यहाँ पे इतने बीमार होते हैं ये सब, और वहाँ पे रोडों पे वो भाग के घूम फिर रहे होते हैं। नवाज शरीफ भी प्लेटलेट्स की वजह से गया, और वहाँ आपको वॉक करते हुए मुख्तलिफ बर्गर शर्गर रेस्टोरेंट्स पिज्जा में वीजा सब खा वहाँ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और पिज्जा खा रहे हैं इतने जी, हार्ट पेशेंट। और ये है वो इलाज, ये है वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट, इलाज को ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जो इनको चाहिए वहाँ से। अब रहेगी बात क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी हम देखते हैं कि आपने कहा ये गारंटर बने थे अपने भाई के। अब क्या हमें नज़र आता है ट्रेंड फैमिली का, शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर, शहबाज शरीफ का दामाद मफरूर, उसका इनका समधी मफरूर, भाई मुजरिम है, कॉन्विक्ट है वो मफरूर, दो भतीजे मफरूर। तो अदालत क्या ये ट्रेंड देखेगी? अदालत को तो चाहिए था इनसे सबसे पहले पूछते कि जनाब कहाँ है वो नवाज शरीफ जिसको आपने कहा था कि मैं गारंटर हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसको वापस लेके आऊँगा। तो वो, और फिर बड़ी एक अनहोनी बात होती है कि आप एक पिटीशन लगाते हैं कि मुझे ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। तो जब भी कोई भी हाई कोर्ट में पिटीशंस लगती हैं तो नोटिस होता है, सरकार से पूछा जाता है और इनसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले एफआईए को कहा कि मेरा नाम निकालो, उन्होंने हाँ की या ना की, रिजेक्ट की, तब तो आप हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं। और आपका जो फाइनल रिलीफ है कि मुझे ब्लैक लिस्ट से निकालें, वो तो पहले दिन ही हाई कोर्ट ने इनको ब्लैक लिस्ट से निकाल के बाहर जाने की इजाज़त दे दी और उसके बाद नोटिस कर दिया। अब नोटिस किस चीज़ का किया है कि इजाज़त तो आपने पहले दिन ही दे दी, अब दूसरे फरीक को बुला के आप क्या पूछेंगे? तो ये वो चीज़ें हैं कि हुकूमत की जो लीगल टीम है, एंड अनफॉर्चुनेटली देखिए ये नैब जोन सी है, आज इसका नाम ईसीएल पे डालने के लिए दरख्वास्तें कर रही है। इससे पहले सोई हुई थी, यही केस रमज़ान शुगर का और दूसरा चौधरी शुगर का चल रहा था, उसी में रिक्वेस्ट जा रही है ईसीएल पे। क्यों नहीं 1 महीना पहले या 2 महीने पहले तुमने इनका नाम ईसीएल पे डाला? तो बात यह है कि ये चीज़ें जो है कि अब इमरान खान भी समझ रहा है कि पहली गलती जो नवाज शरीफ को जाने के लिए दी दोबारा हुई, तो उसका उसको बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा आने वाले इलेक्शंस में। और अवाम को भी अब समझ आ गई है कि ये केस जो से हैं, अब देखना है कि ये जो एहतसाब इसका नाम है या इसका नाम कोई डील या कोई वो है। तो अब इस जगह पे आके फैसला होगा कि अगर तो ये एहतसाब का नाम डील्स हैं तो शहबाज शरीफ बाहर चला जाएगा बड़ी आसानी से, और अगर एहतसाब का नाम कड़ा एहतसाब है तो फिर इस केस में इसको दोबारा अरेस्ट किया जाएगा। दोबारा अरेस्ट किया जाएगा। लेट्स सी कि वो क्या होता है। लेकिन उसके साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि बात यही हुई कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए और उसके बाद ये हुआ कि जी हमें तो बताया ये गया था कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। बट उस डिबेट को भी छोड़कर जो असल में जो गारंटियर थे, तो क्या हुकूमत का फिर ये काम नहीं था, या हुकूमत ने क्या इसको सरअंजाम दिया कि उन कोर्ट से दोबारा से रुजू करे कि जी आपने 4 हफ्ते की 8 हफ्ते की उनको शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पे 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे करके उनको आपने जाने की इजाज़त दी थी और वो नहीं आए हैं। इसका कोई फॉलोअप हुकूमत ले रही है, लिया है, कोशिश बातें तो की थी कि हम वापस लेकर आएंगे, प्रैक्टिकली क्या हुआ? देखिए जी, हमने तो बहुत एजुकेट किया था इश्यू को मीडिया पे कि गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे सर टाइम मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप जल्दी से जाना चाहिए था, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। ये पिटीशन देके कि जनाब आपने तो 4 हफ्ते के लिए जाने दिया था, वो नहीं आ रहे हैं। या फिर मैं ये भी कहता हूँ कि डॉक्टर अदनान अभी हाल ही में पाकिस्तान आए थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको कम से कम हिरासत में लिया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड, लेकिन उनको वो भी आए चुप करके, वो भी वैसा मरियम नवाज को एग्जामिन करके शायद वो भी वापस मुझ से चुप करके बाहर चले गए। देखिए एक बात आप क्रेडिट दें शरीफ फैमिली को, उन्होंने अभी तक सिस्टम को आउटस्मार्ट किया है, वो अभी तक कहीं पे पकड़े नहीं गए हैं। अंदर जेल में, जेल से बाहर, बेल इन बेल आउट, ये तमाम चीजें होती रही हैं, ठीक है ना जी। और उनकी फैसिलिटेशन बड़ी जबरदस्त हुई है हमारे लीगल सर्कल में, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स इन दी अदलिया। तो वो तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि उन्होंने आउटस्मार्ट किया हमारे सिस्टम को।
दे आर टू स्मार्टर देन द जरदारी। जरदारी कम से कम ये है कि अपने केस चले, करें जिस तरह ठीक भी है। मैं जरा लास्ट कमेंट और अमीर लास्ट अब्बास चीज- आपके भी ले लूं। लास्ट ठीक है जुमला सर। मैं कह दूं, वो ये उनकी हिकमत अमली ये शरीफ फैमिली की, केसेस को लेट कराओ, जितना लेट हो सकता है लटकाओ, चले ताकि देखते हैं ना गवर्नमेंट नाउ चली हु जाए। विंस। अब गवर्नमेंट भी जो है वो आस्तीने ऊपर कर चुकी है कि उन्होंने अब ये केस दोबारा से खोलना है। अमीर अब्बास साहब लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब भी इसके जेर असर होंगे या कोई मुल्क से बाहर जाने की उनकी जो कोशिशें हैं और जो ख्वाहिशें हैं वो रंग ले आएंगी? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट जैसे पहले मैंने कहा उनको इजाजत दे चुकी है। अब मसला सिर्फ ईद के इन 7 दिनों का है जिसमें अभी लॉकडाउन है, चूंकि हुकूमत कह रही है कि दफातर बंद है। हम शहबाज शरीफ के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं खोल सकते। अब ईद के बाद हुकूमत को या तो हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो तो या नैप फिर कर हाई रहा है। कोर्ट के इस फैसले के ऊपर हुकूमत को नाम निकालना पड़ेगा और ठीक शहबाज है। शरीफ को जाना पड़ेगा। बड़ी वाज़ेह सी बात है। आखिरी बात मैं कह दूं आपकी इजाजत से, देखिए इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि आप शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इनके खिलाफ केस दर केस अगर खोलना चाहते हैं, आप 500 केस खोल दें और 5 साल के बाद आप किसी एक केस में भी इंसाफ ना कर पाए, इनको सजा ना दे पाए, उससे बेहतर यह है खान साहब कि आप 5 केस खोल दें 500 के बजाय, लेकिन पांचों के पांचों 5 साल में कंक्लूड करवा दें। बिल्कुल सही, ये केस बिल्कुल की ठीक मंडी है। लगाने वन से लाइनर आपको चाहिए, फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वन लाइनर चाहिए। अमीर अब्बास साहब, ये जो नैब इसको चैलेंज कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनको बेल दी है, वो उस पे भी क्या होगा? इनको दोबारा स्टे मिल जाएगा, कम से कम मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे क्या? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। कुछ बेल नहीं को चैलेंज किया है, वो महीनों चलती रहेगी ओए ओए। सुप्रीम कोर्ट में। चलो ठीक। असल चीज़ है कि अब वक्त है कि ये जो हमारे मुल्क में मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में एक तासुर आम आवाम में आ गया था कि जनाब उनको कोई डील हो चुकी है, अब रिलीफ उनको मिल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट वापस लाना चाहेगी, वो शायद दोबारा से इस सिस्टम का एक हिस्सा बनेंगे। अगर ये तासुर बढ़ेगा तो ये मुल्क के जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो फ्यूचर है उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। और फिर जाहिर सी बात है, जो ये सोचे बैठे हैं कि एहतसाब सबका होगा, दो नहीं एक पाकिस्तान, उनको भी एक सोचने पे दोबारा से मजबूर होंगे। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब, आपका भी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यही है कि केसेस नैब को भी करना पड़ेगा, चीज़ें उस एविडेंस के साथ जाए। और जैसे से बात हुई कि बहुत सारे एक वक्त में ना खोले, 2 ही खोले, 3 खोले, 4 खोले, लेकिन हकीकतन अब वो वक्त है जो पीटीआई की हुकूमत ने जो वादे किए थे कि लूटी हुई रकम वापस लाना, तो लूटी हुई रकम वापस लाने का वक्त है और कम से कम उनको सजाएं देने का वक्त जरूर है। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।